गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोग मोशनल ईएमएफ से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। आज उसे ही कंटिन्यू करूंगा। तो एक ऐसा क्वेश्चन है, दो हॉरिजॉन्टल रेल्स हैं, ये है हॉरिजॉन्टल रेल्स। इसके एक एंड को एक कैपेसिटर से कनेक्ट किया गया है जिसका कैपेसिटेंस C है, और उस पर एक वायर रखा गया है इस तरह से। ये वायर रखा गया है। ये सारा दोनों रेल्स हॉरिजॉन्टल सरफेस पर है और ये वायर इस तरह से रखा गया है। वर्टिकली डाउनवर्ड, इस केस के लिए वर्टिकली डाउनवर्ड, तो यहां वर्टिकली डाउनवर्ड यहां दिखाऊंगा। एक इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है। क्वेश्चन क्या है कि इस पर एक कांस्टेंट फोर्स लगाया जा रहा है, F कांस्टेंट फोर्स लगाया जा रहा है। तो इस वायर का एक्सेलरेशन क्या होगा? वायर का मास m, लेंथ l, तो वायर का एक्सेलरेशन क्या होगा, ये क्वेश्चन है। अब इसके सारे मैकेनिज्म को हम लोग सोचेंगे कि हो क्या रहा है। अगर एक्सेलरेशन पूछा है, इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन हो रहा होगा तभी तो पूछा है, और ये एक्सेलरेटेड है तो इसका वेलोसिटी चेंज कर रहा है, और वेलोसिटी वायर का चेंज होगा। वायर मैग्नेटिक फील्ड में है और मूविंग है, तो इसमें ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। और अगर स्पीड कांस्टेंट हो तो ईएमएफ कांस्टेंट, लेकिन अगर एक्सेलरेटेड है वो वायर तो उसका ईएमएफ वेरिएबल होगा। तो अगर इसको बैटरी की तरह ट्रीट करूं, इस पर कैपेसिटेंस है तो कैपेसिटर पर चार्ज कितना, Q इक्वल टू CV, जहाँ V पोटेंशियल डिफरेंस। ये V तो कंटिन्यूअसली चेंजिंग है। क्यों? क्योंकि ये एक्सेलरेटेड है। एक्सेलरेटेड है तो वेलोसिटी चेंज करेगा, वेलोसिटी चेंज करेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी चेंज करेगा, और पोटेंशियल डिफरेंस चेंज करेगा तो चार्ज चेंज करेगा, यानी ये वेरिएबल मिलेगा। ये वेरिएबल मिलेगा तो इसको डिफरेंशिएट कर दूंगा dq/dt, तो देख लो सर्किट में करंट मिल जाएगा। अब सर्किट में करंट मिल जाएगा, जो भी मिले, क्लॉकवाइज मिले, एंटी क्लॉकवाइज मिले। मान लो एंटी क्लॉकवाइज मिला तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड में हो तो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। वो मैग्नेटिक फोर्स फाइंड कर लेंगे। अब मान लेते हैं एक्सेलरेशन A, तो क्या लिखूंगा मैं? राइटवर्ड एक्सेलरेशन है दिस फोर्स माइनस दिस फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। यहां से मैं A फाइंड कर लूंगा। तो यही जो मैकेनिज्म मैंने बताया, उसी मैकेनिज्म को मैं लिखने जा रहा हूं। तो मान लेता हूं कि किसी टाइम t पर इसका वेलोसिटी है v। बहुत सारे नोटेशन हो गए, एक्सेलरेशन, एक्सटर्नल फोर्स। अभी मैं मैग्नेटिक फोर्स नहीं दिखाता, पता ही नहीं अपने को किधर है। वेलोसिटी a, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, वेलोसिटी a, पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स ऊपर, नेगेटिव चार्ज, मतलब ये बैटरी कैसा बनेगा? ये इसका ईएमएफ कितना? VBL। तो देखो, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पर नेगेटिव चार्ज। बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल इससे कनेक्टेड है, नेगेटिव टर्मिनल इस प्लेट से कनेक्टेड है। पॉजिटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। इस कैपेसिटर पर चार्ज Q, तो Q का वैल्यू कितना? CV। यहाँ V वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, नहीं तो मैं E लिख देता हूँ, कंफ्यूजन ना हो। CE, और E का वैल्यू कितना? CVBL। ये वेलोसिटी वेरिएबल है क्योंकि वायर के पास एक्सेलरेशन है।
मैं सर्किट में करंट लिखना चाहता हूँ, वेलोसिटी वेरिएबल तो चार्ज वेरिएबल, और चार्ज वेरिएबल तो करंट। तो करंट कितना, आई कितना, डी क्यू अपॉन डी टी, सी कांस्टेंट, बी कांस्टेंट, एल कांस्टेंट, डी बी अपॉन डी टी। डी बी अपॉन डी टी एक्सेलरेशन होता है, सी बी एल ए। ये हो गया वायर में करंट, इस वायर में, पूरे सर्किट में है, लेकिन ये सब तो फिक्स है, मुझे इस पर वर्क करना है, इसी के मोशन के बारे में देखना है। तो इसमें करंट पता कर लिया मैंने, करंट का डायरेक्शन ये होगा। करंट पता चल गया अपने को, करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड में है तो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। किधर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट ऊपर, मैग्नेटिक फोर्स ये, मैग्नेटिक फोर्स कितना, आई एल क्रॉस बी, आई एल क्रॉस बी, एल और बी के बीच का एंगल, बी अंदर और एल ये, एल और बी के बीच का एंगल 90 डिग्री। तो ये कितना बन जाएगा, आई एल बी, आई एल बी। आई का वैल्यू कितना, कैपिटल लिख दो, कितना हो जाएगा, एल बी सी बी स्क्वायर एल स्क्वायर ए। ये है मैग्नेटिक फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स भी पता है, मैग्नेटिक फोर्स भी पता है, इसके अलावा और कोई फोर्स नहीं है। तो नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन मैंने इधर बताया है, मतलब दिस फोर्स माइनस दिस फोर्स, नेट फोर्स बनेगा, क्योंकि जिस तरफ एक्सीलरेशन होता है नेट फोर्स उधर ही होता है, एफ माइनस एफ बी। एफ माइनस एफ बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एफ माइनस एफ बी कितना, सी बी स्क्वायर एल स्क्वायर ए इक्वल टू एम ए वाले को एक तरफ कर देता हूँ, एम प्लस सी बी स्क्वायर एल स्क्वायर ए इक्वल टू एफ। ए इक्वल टू एफ अपॉन एम प्लस सी बी स्क्वायर एल स्क्वायर। ये होगा एक्सीलरेशन इस वायर का। ऐसा ही क्वेश्चन तुम्हें एससी वर्मा में, ये तो वर्कआउट का क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन 60 नंबर के आसपास तुम्हें मिलेगा। वो यही सिस्टम जो मैंने हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखा है, यही सिस्टम वर्टिकल प्लेन में रहेगा, इस तरह से, और वायर इस तरह से रहेगा। तो जो यहाँ पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा था, यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स की जगह ग्रेविटेशनल फोर्स बन जाएगा। बाकी का जैसे काम किए वैसे ही करेंगे। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजीली तुमसे सॉल्व हो जाना चाहिए, जो एससी वर्मा में दिया हुआ है क्वेश्चन। ये वर्टिकल प्लेन में सिस्टम है, ध्यान रखना। इसके अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में एक क्वेश्चन बहुत ही कॉमन क्वेश्चन होता है, जो फ्लक्स के चेंज से यानी कि ईएमएफ इंड्यूस से रिलेटेड है। सपोज ये मैग्नेट हो, मैग्नेट का नॉर्थ पोल, मैग्नेट का साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल है। ये कोई कंडक्टिंग लूप है, कंडक्टिंग लूप है। कंडक्टिंग लूप को एक्सिस के अलोंग इस मैग्नेट को मैंने ड्रॉप कर दिया, तो ये नीचे आ रहा होगा। नीचे आ रहा होगा तो देखो तो क्या हो रहा होगा, समझ में आ रहा है क्या हो रहा होगा। नीचे आ रहा है तो इससे फ्लक्स, इस कंडक्टिंग लूप से फ्लक्स चेंज कर रहा है, और फ्लक्स चेंज होगा तो इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा तो कॉरस्पॉन्डिंग एक करंट बनेगा। ये तो पहले ही बात कर चुके हैं हम लोग।
इसी सिस्टम को तुम ऐसे समझो, ये अंदर वाला पोर्शन है, ये बाहर वाला पोर्शन, नॉर्थ पोल साउथ पोल। जैसे जैसे ये नीचे आएगा इससे फ्लक्स इंक्रीज करेगा। इसका मैग्नेटिक फील्ड इधर है, नीचे है, फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है, तो इसमें एक ऐसा करंट इंड्यूस्ड होगा जो फ्लक्स को घटाएगा। इसका मैग्नेटिक फील्ड नीचे होगा और फ्लक्स बढ़ रहा है इससे, तो इसमें ऐसा करंट प्रोड्यूस होगा कि फ्लक्स के चेंज को जो इंक्रीज कर रहा है उसको अपोज करना। तो इंक्रीज कर रहा है तो घटाएगा, तो घटाने के लिए कैसा बी फील्ड प्रोड्यूस करे, ऊपर की तरफ। बढ़ाना होता तो नीचे ही बी फील्ड रखता इंड्यूस करंट के कारण। घटाना है तो ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए इंड्यूस करंट का। यानी कि करंट कैसा, नीचे से देखने पर क्लॉकवाइज, ऊपर से देखने पर एंटी क्लॉकवाइज, इधर से देखने पर एंटी क्लॉकवाइज। ये अब मैंने तुम्हें पहले ही सिखाया है कि सर्कुलर करंट कैरिंग वायर को एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह ट्रीट कर सकते हैं, और जिस तरफ से एंटी क्लॉकवाइज दिखे, जिस तरफ से करंट एंटी क्लॉकवाइज दिखे उधर साउथ पोल होता है, सॉरी नॉर्थ पोल होता है। एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है, इधर इधर एंटी क्लॉकवाइज, जिस तरफ से एंटी क्लॉकवाइज दिखे वो नॉर्थ पोल की तरह ट्रीट करते हैं, और जिस तरफ से क्लॉकवाइज दिखे उसको साउथ पोल की तरह ट्रीट करते हैं। देख लो क्लॉकवाइज करंट, ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज, मतलब अगर मैं इसे मैग्नेट की तरह ट्रीट करूं या मैग्नेटिक डाइपोल की तरह, तो ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। तो होगा क्या, अब इस सर्कुलर करंट कैरिंग वायर को तुम मैग्नेट की तरह ट्रीट करो, तो ये मैग्नेट इस मैग्नेट को क्या करेगा, नॉर्थ पोल रिपेल करेगा, रिपेल करेगा। तो जो मैं इसको ड्रॉप किया था तो ये फ्री फॉल गिरेगा क्या, इसका एक्सेलरेशन जी होगा क्या, नहीं होगा। अगर ये फ्री फॉल करता, अर्थ के अलावा कोई और फोर्स नहीं लग रहा होता, तो इसका एक्सेलरेशन जी होता। लेकिन ये जो मैग्नेटिक डाइपोल होगा, इस करंट कैरिंग वायर के कारण जो मैग्नेटिक डाइपोल होगा वो इसको अपोज करेगा, क्योंकि नॉर्थ नॉर्थ अपोज करता है। तो इसका एक्सीलरेशन इसका एक्सीलरेशन जी ना होकर के जी से कम होगा, यानी कि a लेस देन जी। तो ये क्लियर हो गया कि इसका एक्सीलरेशन जी से कम होने जा रहा है। अगर ये कंडक्टिंग वायर ना होता, अभी तो लिख देता हूं कंडक्टिंग वायर है ये, क्योंकि ध्यान रखना ये कंडक्टिंग वायर के लिए ही होगा। अगर ये कंडक्टिंग वायर ना होता तो इसका एक्सेशन जी होता, या फिर कंडक्टिंग वायर होता लेकिन सर्किट क्लोज ना होता, तो करंट ही नहीं बनता, और करंट नहीं बनता तो जाहिर ये मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव नहीं करता। तो या तो ये कंडक्टिंग वायर ना हो या फिर क्लोज ना हो, तो ये जी से गिरेगा। अगर ये कंडक्टिंग वायर है, क्लोज है, तो इसका एक्सेशन जी से कम होगा। अब इसी में एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन आता है। ये जो सिस्टम है, अभी तो मैंने रिंग दिया है, इसको रिंग ना समझ करके मैं क्या करता हूं, एक लॉन्ग कंडक्टिंग हॉलो सिलेंडर लेता हूं। लॉन्ग है ये, बहुत दूर तक गया है ये, लॉन्ग कंडक्टिंग हॉलो सिलेंडर।
इसमें पूछता है, इस कंडीशन के लिए पूछता है कि जब इस मैग्नेट को इस कंडक्टिंग हॉलो सिलेंडर के अलोंग ड्रॉप करते हैं तो इसका मोशन कैसा होता है। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है कि जी से गिरेगा, तो वो तो कभी होने वाला नहीं है। दूसरा ऑप्शन है कि कहीं पर जाकर के ये रुक जाएगा। लॉन्ग है मतलब ये इनफाइनाइट समझना, जितना तुम पॉसिबल हो ले सकते हो उतना लेना। दूसरा बोलता है कि ये फाइनली स्टॉप कर जाएगा। तीसरा ये बोलता है, ऑप्शन देख लेता हूं, इसमें फर्स्ट ऑप्शन है विल स्टॉप इन द ट्यूब, स्टॉप कर जाएगा। सेकंड ऑप्शन है कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा। थर्ड ऑप्शन है कि जी से गिरेगा, एक्सीलरेशन जी हो जाएगा। और फोर्थ ऑप्शन है ऑसिलेट करेगा। तो ये ऑप्शन तो कहीं हो ही नहीं सकता। अगर मैं इसको बहुत सारे रिंग की तरह ट्रीट करूं तो हर रिंग अपोज कर रहा है इस मैग्नेट के मोशन को, तो ये तो कभी नहीं होगा। अब होगा क्या वो देखते हैं। तो देखो तो ईएमएफ कैसे देखते हैं, जो इसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा वो कैसे देखेंगे, डी फाई बाई डी टी, फ्लक्स का रेट ऑफ चेंज। फ्लक्स का रेट ऑफ चेंज जितना ज्यादा होगा, इसका रेट जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा ईएमएफ बनेगा और उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक डायपोल बनेगा ये। और जितना ज्यादा ये बनेगा उतना ज्यादा इसको अपोज करेगा। तो पहले तो इसका क्या था, पहले इसका स्पीड कम रहा होगा गिराए होंगे तो, लेकिन एक्सीलरेशन की वजह से इसका स्पीड क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा। स्पीड बढ़ रहा है तो स्पीड बढ़ने से फ्लक्स का रेट ऑफ चेंज इंक्रीज कर रहा होगा। ज्यादा स्पीड रहेगा, स्पीड जितना बढ़ेगा एक्सीलरेटेड होगा। एक्सीलरेशन है तो क्या होगा, स्पीड बढ़ेगा। और स्पीड बढ़ेगा तो देखो ना, जितना तेजी से लाओगे उतना ज्यादा इसमें ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। स्लो लाओगे तो इसमें कम ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, बहुत तेजी से लाओगे तो ज्यादा ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। वैसे ही ये एक्सीलरेटेड है, भले एक्सीलरेशन जी से कम है लेकिन एक्सीलरेटेड है तो इसका स्पीड कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग है। स्पीड इंक्रीजिंग है तो फ्लक्स का रेट ऑफ चेंज इंक्रीज कर रहा होगा। इंक्रीज कर रहा होगा तो ये इससे जो मैग्नेटिक डायपोल बन रहा होगा ये स्ट्रांग होता जा रहा होगा। और इतना स्ट्रांग हुआ होगा ये कि इसके mg के बराबर फोर्स इस पर एग्जर्ट करना शुरू कर दिया होगा। इस पर mg फोर्स ग्रेविटेशनल, तो मैग्नेटिक फोर्स ये इतना स्ट्रांग हुआ होगा कि इस पर एक मैग्नेटिक फोर्स एग्जर्ट करना शुरू कर दिया होगा। और वो मैग्नेटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर रहा हो जाएगा। ये इंक्रीज करते करते इतना स्ट्रांग मैग्नेटिक डायपोल बनेगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर एक फोर्स एग्जर्ट करेगा। तो इस पर नेट फोर्स जीरो, तो इसका वेलोसिटी कैसा हो गया, कांस्टेंट। और कांस्टेंट हो जाएगा तो इससे जो फ्लक्स का चेंज होने का रेट है, फ्लक्स का चेंज होने का रेट वो कांस्टेंट हो जाएगा। कांस्टेंट हो जाएगा तो ये जो मैग्नेटिक डायपोल जो बन रहा है इसका स्ट्रेंथ भी कांस्टेंट हो जाएगा। कांस्टेंट हो जाएगा तो फिर देखो तो नेट फोर्स इस पर जीरो, और नेट फोर्स जीरो तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करना शुरू कर देगा। तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा, वेलोसिटी कांस्टेंट। क्यों ऐसा हो रहा है एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं। जब ये एक्सेलरेटेड होगा तो फ्लक्स का रेट ऑफ चेंज इंक्रीज करेगा, ये इंक्रीज करेगा तो ये ज़्यादा होगा, कॉरस्पॉन्डिंग करेंट ज़्यादा होगा और कॉरस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक डायपोल स्ट्रांग होगा।
ये स्ट्रांग होते होते इतना फोर्स एक्सर्ट करेगा इस मैग्नेट पर कि उसके ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर होगा। जिस समय वैसा होगा उस समय इस पर नेट फोर्स 0, तो इसका एक्सेलरेशन 0, एक्सेलरेशन 0, तो उसके बाद वेलोसिटी कांस्टेंट। अब वेलोसिटी कांस्टेंट तो फ्लक्स का रेट ऑफ चेंज भी कैसा मिल जाएगा अपने को, कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट हो जाएगा तो ये फिक्स हो जाएगा इसका स्ट्रेंथ, और इसका स्ट्रेंथ जो रिपल्सिव इस पर एक्सर्ट कर रहा है वो mg के बराबर है। तो इसके बाद ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करना शुरू कर देगा। तो यही इसका एक्सप्लेनेशन है। अब हम लोग सीखेंगे इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। क्या है मैं एक्सप्लेन करता हूं। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड नाम से ही पता चल रहा है प्रोड्यूस हो रहा है। इसको बहुत ही सिंपल एग्जांपल से मैं समझाता हूं कि क्या हो रहा होगा। एक मैं कंडक्टिंग लूप लेता हूं, ये मैं कंडक्टिंग लूप लिया। इस रीजन में मैंने मैग्नेटिक फील्ड लिया, और वो मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, वेरिएबल है। कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है। वेरिएबल है तो इस कंडक्टिंग लूप से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेगा। वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड है तो इस कंडक्टिंग लूप से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेगा। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेगा तो कॉरस्पॉन्डिंग इसमें ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। इस लूप में एक ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, और ईएमएफ होगा तो कॉरस्पॉन्डिंग सर्किट में एक करंट मिलने जा रहा है, चाहे वो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज सर्किट में करंट मिलेगा। क्लियर हो गया बात। अब सर्किट में करंट का मतलब क्या है, चार्ज मूव कर रहा है। ऐसे तो करंट मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो, लेकिन मैं पॉजिटिव चार्ज का फ्लो मान लेता हूं। जिस तरफ करंट, हम लोग जानते हैं कि कन्वेंशनली करंट का डायरेक्शन फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन होता है, तो मैं पॉजिटिव चार्ज मान के ही काम करूंगा, इलेक्ट्रॉन मान के नहीं। तो सपोज करंट ये बना तो पॉजिटिव चार्ज ये मूव कर रहा होगा। अब इस पॉजिटिव चार्ज को लूप में जो मोशन करवा रहा है वो कौन फोर्स करवा रहा है। ये मैंने मोशनल ईएमएफ में बताया था कि इसमें रैंडम फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स का जो रैंडम मोशन होता है उसका एवरेज वेलोसिटी 0 होता है। इसलिए उस रैंडम मोशन के कारण इलेक्ट्रॉन पर कोई फोर्स नहीं लगता, बल्कि इस कंडक्टर को जो मैंने मोशन दिया था, जो मोशन मैंने कंडक्टर को दिया वही मोशन इलेक्ट्रॉन का भी होगा, और इलेक्ट्रॉन के इसी मोशन के कारण उस पर मैग्नेटिक फोर्स लगा था और सारा इलेक्ट्रॉन यहाँ आकर जमा हुआ था। याद करो मोशनल ईएमएफ मैंने जब एक्सप्लेन किया था, तो मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी, पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स ऊपर, इलेक्ट्रॉन पर फोर्स नीचे। तो जो कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स लग रहा था वो कंडक्टर के मोशन के कारण लग रहा था, ना कि उसके रैंडम मोशन के कारण, क्योंकि रैंडम मोशन के कारण एवरेज वेलोसिटी 0, तो वेलोसिटी ही 0। तो अगर चार्ज का वेलोसिटी 0 हो तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स 0 होगा। तो रैंडम मोशन के कारण तो कोई फोर्स नहीं लग रहा था इलेक्ट्रॉन पर। कंडक्टर के मोशन के कारण, जो कंडक्टर का मोशन था वही इलेक्ट्रॉन का मोशन था, उसी के कारण इलेक्ट्रॉन यहाँ आकर के एक्यूमुलेट हुआ मैग्नेटिक फोर्स के कारण। यहां पर तो कंडक्टिंग लूप मूव नहीं कर रहा है। इसका मतलब है कि जो चार्ज का मोशन है, इलेक्ट्रॉन जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है
वो रैंडम मोशन कर रहे हैं और रैंडम मोशन का एवरेज वेलोसिटी 0, तो एवरेज वेलोसिटी 0, तो मैग्नेटिक फील्ड में रहते हुए भी वेलोसिटी 0 होने के कारण मैग्नेटिक फोर्स चार्ज पर नहीं लगेगा, इलेक्ट्रॉन्स पर। तो इलेक्ट्रॉन्स को लूप में घुमाया कौन? इलेक्ट्रॉन्स को, करंट ये है मतलब इलेक्ट्रॉन्स ये मूव कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉन्स को इस सर्किट में कौन घुमाया? मैग्नेटिक फोर्स तो घुमाया नहीं। मैंने ये प्रूव कर दिया यहां से। इस कंडक्टिंग लूप के पास कोई मोशन नहीं है, तो कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो रैंडमली मूव कर रहे होंगे। अब रैंडम मोशन के कारण एवरेज वेलोसिटी हम लोग 0 लेते हैं, तो मैग्नेटिक फोर्स तो इलेक्ट्रॉन को नहीं घुमा रहा, जाहिर है कोई और फोर्स घुमा रहा होगा। वो कौन फोर्स? इलेक्ट्रिक फोर्स। यानी कि क्या हुआ होगा? मैग्नेटिक फील्ड चेंज करने के कारण इस रीजन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया होगा। उसी इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग बोलते हैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर पॉजिटिव चार्ज से बात करें तो करंट ये है, मतलब पॉजिटिव चार्ज ये मूव कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही प्रोड्यूस हुआ है, इस तरह से ये। तो देखो तो कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है। अगर चार्ज ये मूव कर रहा है मतलब सर्कुलर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है, देख लो। अगर यहां एक और कंडक्टिंग लूप रख देते तो उसका भी इलेक्ट्रॉन क्या होता? सारा इलेक्ट्रॉन ये मूव करता तो करंट ये बनता। तो अगर चार्ज, मैं पॉजिटिव चार्ज मान के काम कर रहा हूं, इलेक्ट्रॉन मान के नहीं, तो करंट ये है, मतलब पॉजिटिव चार्ज ये मूव कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ये प्रोड्यूस हुआ। तो सर्कुलर, देखो तो सर्कुलर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। अब याद करो मैंने क्या सिखाया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्लोज लूप नहीं बनाता, और मैं कह रहा हूं कि यहां सर्कुलर इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो दोनों बातें कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। याद करो इलेक्ट्रोस्टैटिक में मैंने एक्सप्लेन किया था ऐसा कुछ, जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक्सप्लेन कर रहा था। तो वहां पर वो सही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप नहीं बनाता, यहां पर ये सही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्लोज लूप बनाता है। दोनों में डिफरेंस क्या है? जो क्लोज लाइन नहीं बनाता इलेक्ट्रिक फील्ड, वो कंजर्वेटिव फील्ड होता है, और जो क्लोज लूप बनाता है वो नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन कंजर्वेटिव है, कंजर्वेटिव नहीं है, नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक है, क्योंकि इसका कोई इनिशियल और फाइनल पॉइंट है ही नहीं। तो हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉरस्पॉन्डिंग पोटेंशियल डिफरेंस, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉरस्पॉन्डिंग पोटेंशियल डिफरेंस ऑब्टेन नहीं कर सकते। ये बात क्लियर होनी चाहिए। ये इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक, नॉन कंजर्वेटिव नेचर का होता है, और कोई इनिशियल और फाइनल पॉइंट नहीं है इसका। देख लो क्लोज लूप है। इस फील्ड का कॉरस्पॉन्डिंग पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग ऑब्टेन नहीं करते। और ये कैसे प्रोड्यूस हुआ है? मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल था चेंज करने से। अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं करेंगे तो ऐसा कुछ नहीं प्रोड्यूस होने वाला। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होने के लिए कोई जरूरी नहीं कि प्रेजेंस, कंडक्टिंग लूप का प्रेजेंस जरूरी है। अगर कंडक्टिंग लूप नहीं भी होगा तब भी ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, अगर मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल हो तो। ये तो मैंने एक्सप्लेन करने के लिए, तुम्हें कन्विंस करने के लिए मैंने कंडक्टिंग लूप रखा था। तो कोई जरूरी नहीं कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो, उसके लिए कंडक्टिंग लूप का प्रेजेंस नेसेसरी है। किसी भी रीजन से मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेगा तो उस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। उसी इलेक्ट्रिक फील्ड को बोलते हैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। यही मैं लिखने जा रहा हूं। तो याद करो, जैसे मैं ईएमएफ एक्सप्लेन किया था, डिफाइन किया था, एग्जैक्टली वैसे ही डिफाइन करूंगा।
फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लिए वेन एवर, ऐसे ही लिखा था मैं, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इसी तरह से लिखा था मैंने। वेन एवर मैग्नेटिक फील्ड थ्रू ए रीजन ऑफ अ स्पेस changes, an electric field is produced called induced electric field. Which is non-electrostatic and non-conservative in nature. Whenever magnetic flux through a region of a space changes, closed electric fields is produced called induced electric field, which is non-electrostatic and non-conservative in nature. We cannot find potential difference for such electric field, क्योंकि नॉन कंजर्वेटिव नेचर का है और नॉन कंजर्वेटिव है तो पोटेंशियल फाइंड ही नहीं कर सकते नॉन कंजर्वेटिव के लिए, क्योंकि पोटेंशियल कंजर्वेटिव के लिए डिफाइंड है। तो अब मैं इसको मैथमेटिकल कंडीशन लिख देता हूं। सपोज ये कोई रीजन है, कोई जरूरी नहीं कि कंडक्टिंग लूप हो, फिर भी मैं कंडक्टिंग लूप से ही एक्सप्लेन कर रहा हूं। मैं बार बार बोल रहा हूं कंडक्टिंग लूप का प्रेजेंस नेसेसरी नहीं है। इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल है, तो मान लो यहां पर कोई चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड यही प्रोड्यूस हो रहा है E, तो इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होगा QE। इस इलेक्ट्रिक फोर्स के कॉरस्पॉन्डिंग स्मॉल डिस्प्लेसमेंट DL, इस इलेक्ट्रिक फोर्स के कॉरस्पॉन्डिंग जो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट होगा चार्ज का, उसके लिए वर्क डन लिखता हूं DW कितना QE इलेक्ट्रिक फोर्स इंटू DL। अब याद करो वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ऐसे तो EMF डिफाइन करते थे, तो EMF कितना होगा, EMF इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज, और वर्क डन कितना, वर्क डन क्या होगा DW का इंटीग्रेशन मतलब
क्यू, क्यू तो कांस्टेंट है, ई डॉट डी एल का इंटीग्रेशन अपॉन क्यू, क्यू से क्यू कैंसिल, यानी ईएमएफ कितना हो जाएगा, ई डॉट डी एल का इंटीग्रेशन। तो देख लो डायमेंशनली, तुम्हारा ऐसी वर्मा का फर्स्ट क्वेश्चन भी दिया हुआ है, ई डॉट डी एल का इंटीग्रेशन डायमेंशनली ईएमएफ है। अब याद करो ईएमएफ को फ्लक्स के चेंज के टर्म में कैसे लिखते थे, E इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी। अब दोनों को कंपैरिजन करो फ्रॉम 1 and 2, E डॉट डी एल। अच्छा ये पूरे क्लोज लूप के लिए था वर्क डन, तो क्लोज लूप के लिए कैसे लिखते हैं हम लोग, पहले भी बताया हूं, क्लोज लूप के लिए, क्लोज लूप के लिए वर्क डन था ना, तो यहां से क्या हो जाएगा, ई डॉट डी एल इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी। जहां ये मैग्नेटिक फ्लक्स है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये मैग्नेटिक फ्लक्स है, ये फॉर्मूला होता है। तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड और ईएमएफ में यही रिलेशन है। अब मैं इससे कुछ सिचुएशन तुम्हें दिखाता हूं। सपोज मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजिंग है और ये इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है। कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखेंगे वो मैं सिखा रहा हूं। क्लॉकवाइज इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा या एंटी क्लॉकवाइज बनेगा, ये मैं देखना चाहता हूं। तो मान लो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजिंग है और मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है। मैंने मान लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में मतलब करंट इस डायरेक्शन में है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज ये मूव कर रहा होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ये माना मैंने, मतलब करंट का, इलेक्ट्रिक फील्ड ये मतलब पॉजिटिव चार्ज का मूवमेंट, ये पॉजिटिव चार्ज का मूवमेंट, ये मतलब करंट ये। अब करंट ये, तो एरिया किधर, बाहर, एरिया का डायरेक्शन बाहर, एरिया का डायरेक्शन बाहर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो फ्लक्स कैसा मिलेगा, नेगेटिव। मैग्नेटिक फील्ड अंदर, एरिया बाहर, दोनों के बीच का एंगल 180, तो फ्लक्स बनेगा माइनस बी एस। याद करो बी एस कॉस थीटा, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, एरिया बाहर, तो दोनों के बीच का एंगल 180। तो फ्लक्स यहां कैसा बनेगा, निगेटिव, निगेटिव फ्लक्स बनेगा। अब मैग्नीट्यूड इंक्रीज कर रहा है तो फ्लक्स का मैग्नीट्यूड भी इंक्रीज कर रहा होगा। फ्लक्स का मैग्नीट्यूड कैसा हो रहा होगा, इंक्रीज कर रहा होगा। तो फ्लक्स का मैग्नीट्यूड डी फाई बाई डी टी, डी फाई बाई डी टी, देखो तो मैग्नीट्यूड वाइज तो इंक्रीज कर रहा है, माइनस में बाहर कर लेता हूं, नेगेटिव है, नेगेटिव लिख दिया, और ये क्वांटिटी मैग्नीट्यूड वाइज इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब है कि ये टोटल क्वांटिटी क्या मिलेगा अपने को, निगेटिव, ये निगेटिव मिलेगा। और ईएमएफ होता क्या है, तुम्हारा फ्लक्स का चेंज यही तो मिल रहा है, निगेटिव फ्लक्स का चेंज, और फ्लक्स का चेंज निगेटिव, तो ईएमएफ माइनस डी फाई अपॉन डी टी, माइनस डी फाई अपॉन डी टी। तो हम लोग बोल सकते हैं ये पूरा निगेटिव, पूरा निगेटिव, इसमें डिफरेंस है। ये तो फार्मूला है मेरा ईएमएफ का,
ई इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी, और तुम्हारा जो इससे फ्लक्स का चेंज आया है वो निगेटिव आया है। मतलब ये जो क्वांटिटी है वो ये है, ये। अब देखो यहाँ पर निगेटिव लेने का निगेटिव लेने से मैंने मैग्नेटिक फील्ड अंदर बोला और एरिया बाहर लेने से कंफ्यूजन देख लो आ गया। हो सकता है तुम्हें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो रहा हो, इसलिए मैं क्या करता हूँ, मैंने क्या बोला था कि जिधर मैग्नेटिक फील्ड हो उधर ही तुम डायरेक्शन लो ताकि तुम्हें कंफ्यूजन कम हो। तो मैं फिर से इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि कंफ्यूजन ज़्यादा तुम्हें हो रहा होगा। क्यों जब कंफ्यूजन ज़्यादा हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, एरिया मैंने बाहर ले लिया है, उससे फ्लक्स निगेटिव आ गया है। तो मैं वही काम करता हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड मेरा अंदर है तो मैं मान लेता हूँ कि एरिया भी अंदर। तो मैं फिर से इसको दिखाता हूँ, इसीलिए मैं बोला था कि अपोजिट लेने की कोशिश मत करना, फ्लक्स को निगेटिव कभी मत करो। मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजिंग है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, मैं एरिया का डायरेक्शन ये लेता हूँ, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ही ये, करंट इधर, करंट क्लॉकवाइज मतलब पॉजिटिव चार्ज का फ्लो, और पॉजिटिव चार्ज का फ्लो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी यही रहा होगा। तो एरिया किधर, अंदर, तो फ्लक्स कैसा मिलेगा, एरिया भी अंदर, मैग्नेटिक फील्ड है अंदर, तो फ्लक्स कैसा मिला अपने को, पॉजिटिव। अब मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रहा है तो फ्लक्स क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, फ्लक्स पॉजिटिव, और मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करने के कारण डी फाई बाई डी टी पॉजिटिव मिल रहा है अपने को, पॉजिटिव मिल रहा है। और ईएमएफ कैसा होता है, माइनस डी फाई अपॉन डी टी, तो डी फाई बाई डी टी तो पॉजिटिव, तो ईएमएफ कैसा आ गया, निगेटिव, कॉरेस्पॉन्डिंग करंट भी क्या होगा, निगेटिव। इसका मतलब है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने लिया है वो सही डायरेक्शन नहीं है। निगेटिव आने का मतलब करंट निगेटिव, करंट निगेटिव का मतलब जो मैंने डायरेक्शन लिया है उसके अपोजिट डायरेक्शन में है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इधर है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। क्लियर हो गया। तो ये क्वांटिटी ओवरऑल ईएमएफ कैसा बन गया तुम्हारा, ईएमएफ यहां से मैंने प्रूव किया कि ईएमएफ निगेटिव आया, निगेटिव आया मतलब मैंने जो डायरेक्शन लिया था वो डायरेक्शन नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है। तो कह सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करे तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, अगर डिक्रीज करेगा तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन वैसे ही लेना है जैसे करंट का लेना है, जैसे करंट का मैंने एक्सप्लेन किया था, लेंज लॉ से नहीं, इस फार्मूला से माइनस डी फाई अपॉन डी टी से, या फिर लेंज लॉ से बोल सकते हो क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वही करंट का भी डायरेक्शन है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज को देखकर हम लोग काम कर रहे हैं। तो पॉजिटिव चार्ज मूव करता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग, और जिधर पॉजिटिव चार्ज मूव करे करंट भी उधर ही, तो जो करंट का डायरेक्शन होगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखेंगे हम लोग। तो तुम लेंज लॉ से भी देख सकते हो, सिंपली लेंज लॉ से देख लो, जो करंट का डायरेक्शन बने वही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, इससे कुछ क्वेश्चन कर रहा हूं मैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखना सिखा दिया, मैं कुछ सिंपल क्वेश्चन कर रहा हूं। मान लो इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है KT, टाइम के साथ वेरी कर रहा है, देख लो वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड है। तुमसे बोल दे कि यहां से R डिस्टेंस पर या बोल दे ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, डायरेक्शन वाइज मैं इनवर्ट लेता हूं, डायरेक्शन वाइज इनवर्ट लेता हूं,
ये डिस्टेंस को मैं आर बोलता हूं, इसको सेंटर ले रहा हूं। ये जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा सर्कुलर, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंड्यूस होगा, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगा। ई एट आर का वैल्यू क्या होगा ये तुमसे पूछ देगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वैसे ही देखेंगे जैसे करंट का देख रहे थे। तो क्या हो रहा है देखो, तो फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो मेरा इसमें करंट ऐसा इंड्यूस होना चाहिए कि फ्लक्स को घटाए। तो मेरा मैग्नेटिक फील्ड किधर होना चाहिए, बाहर की तरफ, यानी कि करंट एंटी क्लॉकवाइज। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसा मिलेगा, इसमें एंटी क्लॉकवाइज ये मिलेगा। अब इसका रिलेशन कैसे लिख रहे थे हम लोग, E डॉट डी एल इक्वल टू लाइन इंटेग्रल क्लोज लूप के लिए। लाइन इंटेग्रल इसी को बोलते हैं लाइन इंटेग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। याद करो, लाइन इंटेग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फॉर ए क्लोज लूप लिखा था। लाइन इंटेग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर ए क्लोज लूप इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी। अब यहां से देखो तो E भी इधर ही है और DL भी इधर ही है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना, 0। तो क्या बोल सकता हूं मैं, E DL माइनस डी फाइव अपॉन डी टी। मुझे इसका मैग्नीट्यूड लिखना है क्योंकि अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड लिखना है। डायरेक्शन तो मैंने डिसाइड कर ही लिया है लेंज लॉ से, तो मुझे मैग्नीट्यूड लिखना है, इसलिए मैं मॉडुलस लगा देता हूं। तो डी फाइव बाई डी टी, डी बाई डी टी, फ्लक्स को कितना लिख सकता हूं मैं, मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया। ये लिखूंगा ना, फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया, फाइव की जगह डी बाई डी टी, एरिया कितना पाई आर स्क्वायर, और फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड कितना लिया था मैंने, के टी पाई आर स्क्वायर। यहां से देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह सेम मैग्नीट्यूड का मिल रहा है, हर जगह सेम मैग्नीट्यूड का मिलेगा। तो मैं क्या बोलूंगा, E कांस्टेंट, dl का इंटीग्रेशन, और dl का इंटीग्रेशन कितना, 2 पाई r E, और यहां से कांस्टेंट बाहर, ये सारे कांस्टेंट है, k पाई आर स्क्वायर, t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में 1। तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, एक r से r मैं कैंसिल कर देता हूं। तो E कितना हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल, E इक्वल टू के आर अपॉन 2। देख लो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले फील्ड से बिल्कुल डिफरेंट है। अच्छा, यहां जो मैंने ये मैग्नेटिक फील्ड लिया है, ये लार्ज एरिया में लिया है। ये जो दिखाया हूं मैं मैग्नेटिक फील्ड, ये लार्ज इनफाइनाइट है रीजन। ये अगर मुझे इसको फाइनाइट रीजन में करना है तो मुझे सिमेट्रिक मैग्नेटिक फील्ड रखना पड़ेगा। किसके सिमेट्रिक, जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग निकालने वाले हैं उसके सिमेट्रिक। मतलब अगर ये इनफाइनाइट मैग्नेटिक फील्ड गया तब तो सही है ये, लेकिन अगर मैं इसको फाइनाइट मैग्नेटिक फील्ड कर दूं तो इसका मैग्नेटिक फील्ड मुझे कैसा रखना था, कुछ इस तरह से ऐसा रखना पड़ेगा, सिमेट्रिक। क्योंकि सिमेट्रिक सिचुएशन के लिए ही ये V इक्वल टू के टी, सिमेट्रिक सिचुएशन, सिमेट्रिक मैग्नेटिक फील्ड के लिए ही इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट मिलेगा। ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखना। अगर मैं इनफाइनाइट कर दूं तो किसी तरह से दिखा दो, ये इनफाइनाइट रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैं कोई भी सर्कल बनाऊंगा तो वो सर्कल
इनफाइनाइट सिस्टम के लिए क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक ही बनेगा। तो अगर फाइनाइट रीजन दिखाया हो मैग्नेटिक फील्ड का, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के सिमेट्रिक या जैसा मैंने मैग्नेटिक फील्ड बनाया है उसी के सिमेट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। तभी इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा कांस्टेंट रह पाएगा। ये बात क्लियर हो गया। तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड ये। अब एक आईआईटी में पूछा हुआ क्वेश्चन मैं बताता हूं तुम्हें कैसे पूछा उसने। इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड मान लो KT, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड, इसके सेंटर से R डिस्टेंस पर, इसका रेडियस कैपिटल R है। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा तुमसे। सेम काम करेंगे, E.dl इक्वल टू d∅/dt। ये तो फार्मूला हो गया, ये फार्मूला हो गया। अब ये जानते हैं कि ये कितना बनने जा रहा है, E इंटू यहां पर देखना है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यही कुछ बनेगा, डायरेक्शन कुछ भी हो, E इंटू 2πr। E.dl कितना बनने जा रहा है, यहां पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है, सिमेट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड बना दो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो ये कितना बनने जा रहा है, E.dl, E इंटू 2πr, क्योंकि R डिस्टेंस पर देखना आपने को, यही 2πr बनेगा। ये क्वांटिटी ये, और ये d∅/dt। इसी से फ्लक्स देखना पड़ेगा ना, जहां पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड देखना उससे उस एरिया से फ्लक्स। तो देखो, तो मैग्नेटिक फील्ड तो इसी रीजन में है, इस रीजन में तो मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं। तो इस रीजन में मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना मतलब इतना से फ्लक्स निकालना, क्योंकि इधर मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं। तो इस रीजन से मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना, मैग्नीट्यूड मुझे लिखना है, तो माइनस साइन तो लिखूंगा नहीं, d/dt फ्लक्स की जगह कितना, मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया, b इंटू πr²। क्या क्या कांस्टेंट आएगा, b का वैल्यू KT पुट करेंगे तो k बाहर आएगा, πr² बाहर आएगा, और t का रिस्पेक्ट में t का डिफरेंशिएशन 1। एक गड़बड़ किया, यहां पर ये रेडियस यूज होगा ना फ्लक्स के लिए, कैपिटल R। इसी रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है तो इसी का रेडियस मैं यूज करूंगा। इधर तो मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, फ्लक्स तो इससे लिखना है, लेकिन इसी से फ्लक्स बन रहा है। ये 1 हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल, E कितना बन जाएगा, E कितना बनेगा, KR²/2R। यहां पर देखो, प्रीवियस केस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड R के प्रोपोर्शनल था और यहां पर R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अंदर में देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के, रेडियल डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और बाहर निकलोगे तो रेडियल डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये क्वेश्चन आईआईटी में पूछा हुआ है। अब मैं इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन करता हूं। मान लो ये कंडक्टिंग रिंग है, कंडक्टिंग रिंग नहीं है, ये नॉन कंडक्टिंग रिंग है जिस पर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, कितना Q।
कैपिटल क्यू, नॉन कंडक्टिंग रिंग, जिसका रेडियस कैपिटल आर है। इस रीजन में सिमेट्रिक है, इसका भी सेंटर यही है। इस रीजन में एक मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड KT, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड है। तो तुम्हें बताया था कि प्रेजेंस ना भी हो कोई कंडक्टिंग रिंग, तब भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है सर्कुलर। चाहे यहां देखो, यहां देखो, यहां देखो, इन सब में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, सर्कुलर इलेक्ट्रिक फील्ड्स। तो उसका वैल्यू यहां पर क्या फाइंड करना है, ये जो नॉन कंडक्टिंग रिंग है जिस पर चार्ज है, इसका एंगुलर एक्सेलरेशन, ये रोटेट करने लगेगा, उसका अल्फा कितना। तो ये रोटेट क्यों करेगा, सबसे पहले तो ये डिसाइड करेंगे क्यों रोटेट करेगा और कैसे रोटेट करेगा, किस वजह से, किस वजह से रोटेट करेगा ये देखेंगे। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस होना है, मान लो ये रोटेट कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड यही प्रोड्यूस हुआ होगा, इंड्यूस्ड हुआ होगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड हुआ होगा, क्यों इंड्यूस्ड हुआ है, इस रीजन से। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड देखो तो इस चार्ज पर फोर्स लगाएगा, इस चार्ज पर फोर्स लगाएगा, तो फोर्स कितना हो जाएगा, dq चार्ज इंटू ई, dqe, सब पर dqe dqe dqe, सारे फोर्स का डायरेक्शन क्या है, देखो तो dqe dqe dqe। तो मैं सेंटर के अबाउट टॉर्क लेता हूं, छोटे से सेक्शन का, सेंटर के अबाउट देखो टॉर्क लग जाएगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो टॉर्क कितना बनेगा, डी टाउ, छोटे से एक सेक्शन पर, dq कितना बोलूंगा, df, छोटा सा फोर्स इंटू आर, df कितना, dq इंटू ई आर, डी टाउ। सब पर टॉर्क देखो तो टॉर्क का डायरेक्शन, टॉर्क कैसे देखते थे, आर क्रॉस एफ। इसके अबाउट ये फोर्स कैसा रोटेट करवाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो सारे फोर्स देखो तो एंटी क्लॉकवाइज ही रोटेट करवाएगा रिंग को। ये वाला फोर्स, इस चार्ज पर फोर्स इधर लगेगा, एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करेगा, ये वाले चार्ज पर फोर्स इधर लगेगा, एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करेगा। सारे टॉर्क का डायरेक्शन एक है, तो नेट टॉर्क कितना हो जाएगा, इसी को मैं इंटीग्रेट कर दूंगा, तो कितना हो जाएगा, E इंटू आर इंटू डी क्यू का इंटीग्रेशन, डी क्यू का इंटीग्रेशन है तो टोटल चार्ज E R Q। क्लियर हो गया बात। ये टॉर्क बन गया। मान लो इस रिंग का मास m, मास m, रेडियस तो r बताया ही हूं, मास m। तो इस पर इसके एक्सिस के अबाउट टॉर्क कैसे लिखते हैं, याद करो, टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा रोटेशनल मोशन में, और आई मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर अल्फा। तो कितना हो जाएगा इसका, अगर एंगुलर एक्सेलेरेशन अल्फा है तो मैं क्या बोल सकता हूं, ई आर क्यू इक्वल टू, ई आर क्यू इक्वल टू आई एम आर स्क्वायर, सॉरी एम आर स्क्वायर अल्फा, एम आर स्क्वायर अल्फा, एक आर से आर गया, अल्फा इक्वल टू कितना, ई क्यू ई अपॉन एम आर।
अब Q अपने को फाइंड करना, सॉरी E फाइंड करना है, तो E तो फाइंड करना पहले से सिखाई दिया हूं। E कितना, E इंटू 2πr, ये वाला फार्मूला, E डॉट डी एल इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी। तो ये कितना, E इंटू 2πr इक्वल टू फ्लक्स कितना, मैग्नेटिक फील्ड पाई आर स्क्वायर। कांस्टेंट को बाहर कर लेंगे, टी का डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में 1 के पाई आर स्क्वायर। ई इक्वल टू के आर अपॉन 2, रख दो वैल्यू ई का, तो कितना हो जाएगा, क्यू एम आर के आर अपॉन 2। तो आर से आर कैंसिल, यानी बनेगा के क्यू अपॉन 2m। यही एंगुलर एक्सेलरेशन। और ये देखो तो कांस्टेंट आया है। किसी टाइम पर इसका एंगुलर स्पीड पूछे तो वो भी लिख सकते हैं, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। जिस टाइम पर पूछे, अल्फा पता अपने को कांस्टेंट है, इसका वैल्यू 0 था। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ाएंगे।